हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 टू 35 मेंशन है। फंडामेंटल राइट्स की क्या जर्नी रही है, कैसे फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट हुए, उसके बीच में हिस्ट्री क्या थी, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम जानेंगे। उसके साथ में हम फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स में उसकी क्या इंटरप्रिटेशन की है, आज हम उसको भी जानेंगे। और उसके साथ में कुछ किस तरीके के PYQ UPSC स्टेट एग्ज़ाम्स SSC में आते हैं, आज हम ब्रीफली उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। तो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं विदाउट विच अ मैन अ पर्सन कैन नॉट डेवलप हिमसेल्फ सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। दीज राइट्स प्रोवाइड द पॉलिटिकल इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम द टायरनी ऑफ द स्टेट। एज अर्लियर, जैसा हम पहले देखते थे कि ब्रिटिश टाइम में इंडियन सिटीजन्स जो होते थे, जो हमारे इंडियन पीपल थे, उन पे एट्रोसिटीज़ होती रहती थी। उनके पास में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं होता था। तो इसकी वजह से क्या होता था, जैसे हमारा रॉलेट एक्ट जब आया तो उसमें अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया तो उसको राइट टू डिफेंड का भी कोई राइट नहीं मिला हुआ है, जबकि ये बहुत बेसिक ह्यूमन राइट है। तो फॉर एनी स्टेट to flourish as a political democracy, fundamental rights are very necessary. We need to understand the relevance first, then we will discuss about it. Because once we don't know the relevance about the fundamental rights, how we will proceed about it, how we will understand the features, and how we going to interpret in our words the judiciary's interpretation. It is very understandable for us, and it is necessary also to understand why these rights provide to us. मीन्स अगर हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट आज़ादी के बाद बनती है तो क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर को ऐसी ज़रूरत लगी कि इन राइट्स को एक सेपरेट पार्ट में लिखा जाए और इनका जो गार्जियन बनाया जाए वो सुप्रीम कोर्ट को बनाया जाए। क्यों इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि ये पावर हमने ना एग्जीक्यूटिव को दी, ना हमने लेजिस्लेचर को दी। इसका सिंपल एक रीज़न था, जो हम ब्रिटिश का लगभग 200 साल का जो हमारा सबऑर्डिनेट गुलामी का जो पीरियड था, उसके थ्रू हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी कि नहीं, इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करना होगा। अदरवाइज़ कल को अगर कोई भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है तो सिटीजन्स पे क्रैकडाउन करना शुरू करेगी। आज़ादी का जो मेन, फ्रीडम का जो मेन फंडामेंटल है, उसको वायलेट करेगी। तो फिर ये फ्रीडम मूवमेंट का मतलब ही क्या रहा। इसलिए भी फंडामेंटल राइट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट आया है, ये कहाँ से आया है? USA के बिल ऑफ राइट्स से। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहाँ पे मेंशन है? पार्ट 3 में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे मेंशन है, बट ये फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है एब्सोल्यूट नहीं है। दे हैव द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। एज अ फेमस कोट, आपके राइट्स वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं जहाँ के दूसरे की स्वतंत्रता को आप इनक्रॉच करना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत बेसिक है। इवन महात्मा गांधी वंस सेड दैट राइट्स ओनली बी यूटिलाइज्ड व्हेन यू अंडरस्टैंड द ड्यूटीज़। इसका मतलब ये था, आप राइट्स का तभी अनुपालन कर पाएंगे
जब आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। दूसरा इसका फीचर है दे इंश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे कि हमारे आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ एंड राइट टू डिग्निफाइड लाइफ एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था आपको कि स्टेट का जो आर्बिट्ररी एक्शन है उससे वो प्रिवेंट करता है आपको। अगर स्टेट आप पे कोई एक्शन लेता है तो वो लीगल होना चाहिए, कोई एक्ट होना चाहिए, सब्सटेंशिएट होना चाहिए, तब आप पे स्टेट एक्शन ले सकता है। अपने मनमाने तरीके से नहीं लेगा, जैसे कि रॉलेट एक्ट में था। कहाँ मेंशन है? पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 कवर्स द फंडामेंटल राइट्स। ये राइट्स क्या हैं? जस्टिसिएबल हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के केस में आर्टिकल 32 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है, और हाई कोर्ट के केस में आर्टिकल 226। स्टार्टिंग में हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं थी। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट पे बर्डन होने लगा कि फंडामेंटल राइट्स के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, इसलिए हाई कोर्ट को भी ये पावर दे दी गई। ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। आगे हम जब मूव करेंगे टू द नेक्स्ट स्लाइड, कुछ फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के। जैसा मैंने आपको बोला भी था, पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 इन्फोर्सेबल बाय द कोड 32 and 226। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं इसकी। क्या है वो हम आगे देखेंगे। अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड सम टू ऑल पर्सन। कुछ इंडियन सिटीजन्स के लिए तो सारे ही हैं, बट एलियंस के लिए कुछ ही हैं, कुछ नहीं भी हैं। जैसे कि आपका आर्टिकल 23 हो गया, ठीक है, आर्टिकल 30, ये सब एलियंस को नहीं है। आर्टिकल 19 है आपका, ठीक है। ऐसे ये और आर्टिकल्स हैं, जब हम अभी डिटेलिंग करेंगे आर्टिकल्स की तो अच्छे से समझेंगे कि कौन एलियंस के लिए हैं और कौन एलियंस के लिए नहीं है। इंडियन सिटीजन्स के लिए सारे आर्टिकल्स हैं। अगला ये है कि कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट 20 and 21। बिल्कुल, पहले तो ये भी नहीं था। आर्टिकल 21 जो ऐड किया गया, ये आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट आया है जो 1978 में, जनता पार्टी की गवर्नमेंट जब थी तब ये ऐड किया गया कि अगर नेशनल इमरजेंसी होती है तो आपके आर्टिकल 20 और 21 जो है सस्पेंड नहीं होंगे, अदर आर्टिकल्स कैन बी सस्पेंडेड। ठीक है, और एक इसमें एक और फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ कि नेशनल इमरजेंसी को पहले जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए ये बोला कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी जुडिशियली रिव्यूड। ये भी एक फीचर था। उसके बाद में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं फंडामेंटल राइट्स का, पहले ये 7 होते थे, अभी राइट टू प्रॉपर्टी रह नहीं गया तो अभी 6 हैं। ठीक है, पहला है आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी, जिसमें 14 to 18 तक है आपका। नेक्स्ट राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम, 19 to 22 है। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से 30 तक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी